थर्ड आई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हम हर रोज मंथन करते हैं एक नए विषय पर। कल हमने बताया था कि हम वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। वैक्सीनेशन पर बहुत ऐसी विषय है, बहुत ऐसी मैटर्स है जो हम लेकर चर्चा करना चाहते हैं। आपके लिए ये बहुत उपयोगी। इससे पहले मैं बता दूं कि आपको हमने बहुत सारे इस तरह के प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, इस तरह के मंथन कर रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें, क्योंकि आप देखने के बाद कमेंट करते हैं तब हमें समझ में आती है कि आप देख रहे हैं और हमारी अगर कोई गलती हो रही है, हमारी सोच में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। आप अगर हमारे ये जो मंथन है इसको अगर लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक का जो बटन है वो दबाइए, आप शेयर कीजिए। तो मैं देवाशीष भट्टाचार्य और मेरे साथ है प्रमोद तिवारी। आज हम वैक्सीनेशन पर बात करेंगे। वैक्सीनेशन पर जो हमारा मेन विषय है, मेन जो पॉइंट है, उसको मैं पहले बताना चाहूँगा कि पहले चीज़ है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितना हो रहा है और कितना होने का पॉसिबिलिटीज़ है, क्या उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रहे हैं हमें, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम वैक्सीन जो इंडियन है उसकी बात करेंगे, वैक्सीन जो बाहर से आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। हम वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उस पर बात करेंगे। हम वैक्सीन का टाइम पीरियड जो है उसको लेकर बात करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स जो है, कौन सा वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन नहीं है, आज दिख रहा है कोविशील्ड है, उसको लेकर बात करेंगे। लोकल इश्यूज, बहुत लोकल इश्यूज है कि कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन लेने जाते हैं तो वहाँ क्या दिक्कत हो रही है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। उसमें बहुत बड़ी जो मैटर है, जो पॉइंट है, वो है भ्रम। बहुत भ्रम फैला हुआ है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद अंत में हम चर्चा करेंगे रामदेव का कथित तौर पर आयुर्वेद और जो है एलोपैथी का टकराव, इसको लेकर हम बात करेंगे। तो प्रमोद तिवारी, मैं चाहूँगा कि आप पहला जो हमारा टॉपिक इसको लेके बात करेंगे कि वैक्सीन का प्रोडक्शन के लेके, उस पर थोड़ा आप तथ्य के आधार पर कुछ बताइए। कोविड की जब हम बात शुरू कर रहे हैं, कोविड से की ही वैक्सीन है, तो पहले कुछ अच्छी खबरें मैं दर्शकों के साथ में साझा करना चाहूँगा। देर से ही सही धीरे धीरे पॉजिटिविटी रेट पूरे देश में कम हो रही है। जहाँ तक असम की बात करें तो पिछले 2-4-5 दिनों से ये 4 और 5% के बीच में, बाकी देश में अन्य जगहों में भी जहाँ 10% तक पहुँच गई थी, अब 6-5.5% है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि मोर्टेलिटी रेट भी कम होती जा रही है। मई के पहले दूसरे सप्ताह में हम देख रहे थे कि देश में ऑक्सीजन की कमी थी, आईसीयू बेड की कमी थी, अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी थी। वो मारामारी आपाधापी का जो समय था वो भी बीत गया। ये अलग बात है कि दक्षिण के राज्य, महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, वहाँ पर संक्रमितों की संख्या उत्तर के राज्यों से ज़्यादा थी, पर वहाँ पर न तो रेमडेसिविर को लेकर मारामारी नजर आई, न ऑक्सीजन को लेकर मारामारी नजर आई, न आईसीयू बेड को लेकर, न वेंटिलेटर को लेकर। तुलनात्मक रूप से वहाँ आपाधापी कम थी। इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये एक अलग विवाद का विषय हो सकता है। तीसरी बात है कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो भी देर से ही सही अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। वैक्सीन का जो सारा मामला है, अगर उसको हम बड़े फलक पर देखें तो हम पाएंगे कि भारत ने पहले दौर के कोविड के बाद में बहुत जल्दी विजय उत्सव मना लिया था कि अब कोविड हमारे देश से खत्म हो गया है। कोवैक्सीन हालांकि भारत में निर्मित वैक्सीन थी, और वहीं ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है जिसकी मार्केटिंग एस्ट्राजेनिका कर रही है, वो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उसका उत्पादन किया जाना था, हो रहा था। किंतु सरकार चूँकि आश्वस्त थी तो हमारी तरफ से ऑर्डर ही लेट लगे। आप देखिए, भारत में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी को हुई। ये काफ़ी देर से हुई। मेरे विचार से और 1 महीने पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत जब हुई तो उस समय हमारे पास में सरप्लस वैक्सीन हुआ करती थी। हमने अपने पड़ोसी देशों को गिफ्ट के रूप में दिया। मालदीव को दिया, बांग्लादेश को दिया, नेपाल को दिया, भूटान को दिया, श्रीलंका को भी हमारे यहाँ से वैक्सीन गई, और भी कई छोटे देशों को हमने वैक्सीन गिफ्ट के तौर पे दी। कई हमारे एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स थे, वो कमिटमेंट्स भी पूरे किए गए। तो देश में उस समय वैक्सीन इतनी ज़्यादा थी नहीं।
फिर अचानक में कोविड की दूसरी वेव आई और वैक्सीन के लिए एक तरह से मारामारी शुरू हो गई। उस समय भी पर भ्रम था। जब शुरू में वैक्सीन सरकारों को, राज्य सरकारों को दी जा रही थी तो कई राज्य सरकारें ऐसी भी थी जो वैक्सीन की डिलीवरी लेने में भी रिलेक्टेंट थी। वो कहते थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन कारगर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ग्लूकोज का पानी बना कर दे दिया। तो हमारे देश की जनता देश में अफवाह के चलते, जब सोशल मीडिया इतनी अपने मतलब उभार पर नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, मैं कह सकता हूँ, जिस देश में ऐसी हालत में पूरे देश में एक साथ गणेश दूध पी सकते हैं, उस देश में आप जानते हैं कि अफवाहों को लोगों के दिमाग में जगह बनाने में कितना कम वक्त लगेगा। वैक्सीन को लेकर भ्रम की शुरुआत तो सबसे पहले उसी वक्त हो गई थी जब वैक्सीन को लेकर राजनीति शुरू हो गई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पिछले 8-10 सालों में हमारे देश की राजनीति बहुत टॉक्सिक, बहुत जहरीली हो गई है। देश हित की बातें हैं। कोविड कोई राजनीति का विषय नहीं है, कोरोना कोई राजनीति का विषय नहीं है। कोरोना किसी पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय को देखकर किसी को संक्रमित नहीं करता। ये सारी बातें जानने के बजाय मेरे विचार से दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कोविड को लेकर, कोविड ट्रीटमेंट को लेकर, कोविड प्रोटोकॉल को लेकर, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर, वेंटिलेटर की कमी को लेकर भी इतने बड़े पैमाने के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई। ये एक बहुत ही दुखद और मैं समझता हूँ कि हमारे देश की इतिहास का एक काला अध्याय है। लेट ऑर्डर हुआ, उसके बाद में सरकार से एक मेरे ख्याल से चूक और हुई कि उसने पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। सारी की सारी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हो, चाहे वो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन हो, केंद्र सरकार ही खरीदेगी और केंद्र सरकार अपने हिसाब से उसको राज्यों को आवंटित करेगी। ऐसी एक मैकेनिज्म डेवलप की गई थी। वैसे तो स्वास्थ्य स्टेट का सब्जेक्ट है, पर कोविड जैसी महामारी में जब देश ये नेशनल डिजास्टर कानून के अंतर्गत आ जाता है तो केंद्र के पास में सारे अधिकार आ जाते हैं। केंद्र ने संभवतः उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वैक्सीनेशन के पूरे कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया। यहाँ भी यही, इसके कारण भी एक तरह से समस्या खड़ी हुई। अगर वैक्सीन के प्रोडक्शन को और वैक्सीन के बंटवारे को बाजार की ताकतों के हवाले कर दिया जाता तो मैं समझता हूँ कुछ वैक्सीन निश्चित रूप से सरकार को अपने पास में रखनी थी गरीब तबके को देने के लिए। किंतु अगर शुरू में ही राज्यों का इन्वॉल्वमेंट इसमें कर दिया जाता तो केंद्र सरकार को इतनी उल्हाना नहीं सहनी पड़ती। और वैक्सीन के लेकर जो भ्रम है लोगों में, एक इस तरह की कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जो लोगों में एक नैरेटिव गढ़ना चाहती है कि केंद्र सरकार की ओर से हमें समय पर वैक्सीन नहीं मिल रही है, इस कारण हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को गति नहीं दे पा रहे हैं। वहीं पर ये इस बात को छुपा जाती है कि कई राज्य सरकार ऐसी भी है कि उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम में 37% से लेकर 25% तक वैक्सीन वेस्टेज हो रही है। यह बात वो किसी को नहीं बताएंगे, पर वैक्सीन की कमी की बात सबको बताएंगे। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये आई कि अब किंतु सरकार ने इसको सुधार करते हुए इस तरह की एक मैकेनिज्म किया कि 50% केंद्र सरकार रखेगी, 25% राज्य सरकारों को दिया जाएगा और बाकी 25% प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाएगी। मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ। अभी जब सरकार ने यह बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में ये चीज़ का डिवीज़न हुआ और राज्य सरकार को यह बताया गया कि आप लोग परचेस कर सकते हैं, आवंटन कर सकते हैं इसको, तब राज्य सरकार में कुछ राज्य सरकार जैसे दिल्ली इसमें बता रहे हैं कि उन लोगों ने पूछा कि अगर इस तरह का बात होगा यहाँ, क्योंकि ये कोविड की लड़ाई है, अगर हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई होता है तो क्या एक एक राज्य को अपना हथियार, अपना मिलिट्री रखना पड़ेगा? ये बात भी आई है, प्रश्न आई है, क्योंकि ये एक ऐसा आपदा है जिस आपदा को हम डिफेंस के एंगल से देख रहे हैं। इस आपदा को हम एक नेशनल लेवल में इसको देख रहे हैं। तो ये नेशनल जो स्टार्टिंग में हुआ था, शुरू में जो सरकार ने किया था, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि देश की राजनीति बहुत जहरीली हो गई है, बहुत टॉक्सिक हो गई है। सबसे पहली बात तो है कि सीमा पर जब सेना लड़ती है उसकी तुलना कोविड से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं करना, ये चीज़ों को प्रसंग से और संदर्भ से काट कर देखना जैसा है। कुतर्क के पंख नहीं होते, कुतर्क कोई भी कर सकता है। आज जो राज्य सरकारें ये कह रही है कि केंद्र सरकार जो 25% हमें खरीदने की बोल रही थी, कल उन्हीं राज्य सरकारों की शिकायत थी कि केंद्र सरकार ने सारे के सारे कार्यक्रम को सेंट्रलाइज कर लिया है, केंद्रीकृत कर लिया है और हमें वैक्सीन नहीं दी जा रही है। अब जब उनसे कहा जा रहा है कि आप 25% तक वैक्सीन आप सीधे खरीद कर सकते हैं, तब भी उनको समस्या है। जब केंद्र सरकार के हाथ में सारे पावर थे तब भी उनको समस्या है।
क्योंकि देश में अराजकतावादी ताकतें बहुत सक्रिय हो गई है। वैक्सीन का अच्छी बात अभी है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट का भी काफ़ी बढ़ने जा रहा है, और हमारी जो भारत बायोटेक है देसी वैक्सीन जो है उसका प्रोडक्शन भी बढ़ने जा रहा है। नहीं, मैं एक चीज कहना चाहूँगा बीच में। हमारा टोटल पॉपुलेशन है 130-135 करोड़ जो है। अब ये जो इतना बड़ा पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो आज के डेट में इंडिया वैक्सीनेशन में सेकंड है, अब फर्स्ट हो गई है, यूएस को यूएस को क्रॉस कर चुकी है। सेकंड थी, अब फर्स्ट हो गई है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। लेकिन सवाल कुछ इस तरह का है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसको अगर पूरी तरह से वैक्सीनेट करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, एक वैक्सीन जो हमारा 2 डोज का जो वैक्सीन है उसका एक टाइम पीरियड है, इसके बाद में फिर से वैक्सीनेट करना पड़ेगा। जैसे कोवैक्सीन है, उसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि 8 से 9 महीने का है। कोविशील्ड है, उसके 11 से 12 महीने का जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, उसके बाद में फिर से वैक्सीनेट करना पड़ सकता है। मैं इस विषय पर भी आऊँगा। तो पहले तो मैं बताना चाह रहा था कि वैक्सीन का प्रोडक्शन क्रमवार तरीके से बढ़ता जा रहा है, और तीसरी एक और वैक्सीन रूस की स्पुतनिक भी भारत में आ गई है। कल ही 30 लाख से ज़्यादा डोज हैदराबाद हवाई अड्डे के ऊपर उतरे थे, और जब स्पुतनिक भी बाजार में आ जाएगी तो मेरे समझ में वैक्सीन को लेकर जो कमी का जो रोना है वो खत्म हो जाएगा। समस्याएं दूसरी भी है, तकनीकी समस्याएं भी है। सरकार ने क्या किया कि सबसे पहले 60+ वालों को वैक्सीन देने की बात कही कि 60+ वाले, इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। फिर 45 के ऊपर की उम्र वाले को वैक्सीन देने की बात की गई। 18 से लेकर 45 वर्ष वाले तीसरी श्रेणी में आए, पर उनके साथ में समस्या सरकार ने खड़ी कर दी कि उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। कल की बहस में भी हमारा जो मंथन था उसमें भी मैं कह रहा था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए अभी देश पूरी तरह तैयार नहीं है। हमारे गाँव में, छोटे कस्बों में सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, लोग मोबाइल पे कर नहीं पाते हैं। पता ही नहीं है करना कैसे। छोटी जगह की बात छोड़ दीजिए, गुवाहाटी में पता ऐसे बहुत लोगों के जो हमें पूछते हैं कि करना कैसे। अब उसमें समस्या क्या आ रही है? कल मेरे पास उमर गाँव से मेरी बहन का फोन आया कि हम वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, किंतु हमें स्लॉट आसपास नहीं मिल रहा। हमें स्लॉट मिला है दादर में, दादरा नगर हवेली में। वो लोग कहाँ रहते हैं? वो उमर गांव रहते हैं, 35 किलोमीटर वहां से दूर है। किंतु हेल्पलाइन पर फोन करने के ऊपर कहा गया कि आप हमारे यहाँ अगर वैक्सीन लेने के लिए आएंगे तो आपको कोई लोकल आईडी भी देनी पड़ेगी। अब कौन उनको समझाए कि दादर नगर हवेली के केंद्र में जाकर वैक्सीन लेना उनकी चॉइस नहीं है, उनको स्लॉट वहां का मिला है। वो आपने जो डिजिटल अरेंजमेंट कर रखा था वो वहां का स्लॉट उनको अलाउ कर रहा है। 1 वैक्सीन 1 नेशन 1 प्रोग्राम होना चाहिए। देश में कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास आधार है तो कहीं भी देश में किसी भी कोने में वो वैक्सीन ले सकता है, पर वहां कहा गया तो हर स्टेट ने, हर लोगों ने ये चीज यहाँ पे भी है। अभी डिगबोई से एक पूरा फैमिली गाड़ी लेकर सदिया गई है, वहां सदिया में जाकर के वो लोग वैक्सीनेट करने के लिए गए, और वहां जाकर के बाद में पता चला वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप लोग डिगबोई से बाहर से है, आप लोग यहाँ का लोकल को हम देंगे। आप अब बोल रहे हम लोग तो ऑनलाइन किए हैं, ऑनलाइन उनकी चॉइस नहीं है, दिया नहीं है उन लोगों ने, वैक्सीनेट नहीं किया। तो ये भी एक समस्या है। अब मुख्य बात यह कि वैक्सीनेशन की ये तो सरकार के स्तर के ऊपर हो गई कि भाई वैक्सीन का प्रोडक्शन पहले कम था क्योंकि पहले मांग कम थी। ये तो मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई की बात है। आपके पास जितनी डिमांड होगी, कोई भी कंपनी होगी वो उसी हिसाब से सप्लाई का अरेंजमेंट करेगी। उस समय डिमांड नहीं थी, अचानक कोविड की दूसरी वेव आ गई, हठात डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ते ही उसी अनुपात में सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कारण जो कोविशील्ड का जो रॉ मटेरियल है वो हम अमेरिका से लेते हैं। अमेरिका के साथ में हमारा एक अरेंजमेंट था कि हम वैक्सीन का एक सर्टेन परसेंटेज उनको एक्सपोर्ट करेंगे। देश में मांग इतनी बढ़ गई कि हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं थे। अगर एक्सपोर्ट एक सिंगल वायल भी अगर हम एक्सपोर्ट करते तो हमारी जो पार्टियां हैं या जो लोग वैक्सीन के ऊपर भी राजनीति करते हैं वो आसमान सिर को उठा लेते हैं। बीच में ऐसी भी नौबत आई थी कि वहाँ से रॉ मटेरियल आना बंद हो गया। वैक्सीन निर्माता कंपनी के जो आधार पूनावाला के ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उन्हें देश छोड़ के लंदन में जाके शरण लेनी पड़ी। तो इस तरह की काफ़ी बातें हैं। अब पर समस्या अब क्या है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अब जब लाइन के ऊपर आ रहा है, स्पुतनिक भी आ रही है और दूसरी वैक्सीन कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है, वो भी भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू करेंगे। और अब देखिए, जब ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, देश में कोवैक्सीन बन गई थी, कोविशील्ड का हमने निर्माण करना शुरू कर दिया था, तो सारी दुनिया में हल्ला था कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स फार्मेसी। इसके पहले जब कोविड का पहला कार्यकाल था, हमने हाइड्रोक्लोरोक्विन और कई तरह की दवाइयां हमने
विदेशों को भेजी थी। अचानक में हमारे यहाँ केसेस बढ़ गए, वैक्सीन की किल्लत हो गई, तो उसको एक स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए था। सारी सरकारों को मिलकर समस्या कहाँ है वो तय करके उसका निर्धारण करना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। अब पर प्रॉब्लम देवाशीष दूसरी तरह की आने वाली है। वैक्सीन को लेकर देश की मैं समझता हूँ 30 से 40% आबादी वैक्सीन लेने को लेकर संजीदा है। उतनी आबादी को जून के अंत तक या जुलाई के मध्य तक मैं समझता हूँ कि अगर वैक्सीन की आपूर्ति सही रही तो वैक्सीनेशन उनका हो जाएगा। पर देश की आज भी 50% आबादी ऐसी है जिनके मन में वैक्सीन को लेकर कई तरह के भय है, भ्रम है, वो लोग अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत मुसीबत का काम है। गांव को छोड़ दीजिए, शहरों में भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं। हमारे गांव में हमारे पास खबर आई कि वैक्सीन लिया, उसके कुछ दिनों बाद कोई मर गए, तो उनसे पूछा गया कि भाई जो व्यक्ति मर गया वो वैक्सीन लेने के कारण मरा था या उसकी कोई और बीमारी थी। ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद व्यक्ति हर तरह की बीमारी से सुरक्षित हो जाए, उन बातों का दबाव नहीं है। देश की जो अल्पसंख्यक आबादी है उनका एक अलग ही नैरेटिव है। वो कहते हैं कि ये वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सरकार का जनसंख्या कम करने का एक टोटका है, उनका एक फंडा है। वो तो पोलियो की जब खुराक दी जा रही थी तब भी वो लोग पोलियो खुराक नहीं लेते थे। असम में भी हम देखते हैं कि चरंचल में जाते थे पोलियो खुराक के लेकर मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ, तो उनको मारा जाता था, उनको दौड़ाया जाता था। ऐसे लोगों का भी हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पोलियो की वैक्सीन और कोविड वैक्सीन में फ़र्क है। पोलियो की अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो संतति है वो शारीरिक विकार उसमें होगा। हालांकि वो भी एक राष्ट्र का ही नुकसान है कि राष्ट्र का किसी भी व्यक्ति को कोई भी तरह का शारीरिक विकार हो तो राष्ट्र का नुकसान है, किंतु राष्ट्र के नुकसान से ज़्यादा पर्सनल नुकसान है। किंतु अगर कोई आदमी कोविशील्ड या कोवैक्सीन या कोई भी तरह वैक्सीन है, स्पुतनिक को, वो अगर न ले और उसके कारण कोविड की चेन न टूटे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कोविड की जो वैक्सीन है वो पोलियो या अन्य बीमारियों की वैक्सीन से इस मामले में अलग है कि कोविड बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। अगर आप किसी भी कारण, भय के कारण, भ्रम के कारण, अफवाह के कारण अगर आप वैक्सीन नहीं ले रहे हो तो न केवल आप खुद खतरे में पड़ रहे हो बल्कि आप पूरी कम्युनिटी को खतरे में डाल रहे हो। तो ये 50 से 55% जो इस तरह की आबादी है, इसको कैसे वैक्सीनेट किया जाए, ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैं यहाँ दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, वैक्सीन का वर्क कैसे होता है, वैक्सीन कैसे काम करता है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और इस साइंटिफिक प्रोसेस को समझने के लिए हम एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे शरीर के सेल, कोश जो है, वहाँ किस तरह से ये प्रोटीन बनता है, किस तरह से सारा कुछ को हम डिटेल्स ले करके आपके पास में रखेंगे। अब ये आगे हमारा ये कार्य हो रहा है ताकि ये भ्रम जो है वैक्सीन का, इस भ्रम को हम हटाना चाहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि ये साइंटिफिक जो इसको बना रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं चीज़ को कि किस तरह से इसको लोगों तक पहुंचाया जाए, ये हम करेंगे लोगों तक पहुंचाने की बात। लेकिन जो साइंटिस्ट है, जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं, ये मिलकर इस भ्रम को हटाने के लिए बना रहे हैं ये प्रोसेस। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो भ्रम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं केवल वही नहीं फैला रहे हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं केवल वही नहीं फैला रहे हैं। देश में एक विचारधारा की लड़ाई चल रही है। जब से देश में 2014 में सरकार बदली तो जो दूसरी विचारधारा वाले लोग हैं वो अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। मैंने कई कविताएं पढ़ी है, जो वामपंथी विचारधारा वाले लोग हैं वो वैक्सीन के लिए और कोविड की बीमारी के लिए लिखते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये शासक वर्ग की आम जनता को शोषित बनाए रखने के लिए या उन्हें पाषाण युग में ले जाने की एक चाल है, एक साजिश। नहीं, इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये चीज जो फर्स्ट वेव हुई थी इसके बाद चर्चा में आए थे, आपने जो अभी बताया। लेकिन जैसे सेकेंड वेव हुआ उसमें जो बता रहे थे, उसमें मैं जानता हूं उसमें से 3 लोगों का कोविड की वजह से देहांत हुआ। और उसमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो दोनों वैक्सीन लेकर बैठे हैं और ऐसी चैम्बर में बैठ के इस तरह की कविताएं लिख रहे हैं, पर वो जो भी कर रहे हैं उससे भ्रम फैल रहा है। तो अब फिर मैं अपने मुद्दे के ऊपर आता हूं कि फिर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम तक सरकार कैसे पहुंचा पाएगी। मेरा एक विचार है कि सरकार को, जो देश का गरीब तबका है, जो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेता है, बड़ा वैक्सीन लेने में आनाकानी करने वाले की बड़ी जनसंख्या उन्हीं लोगों की है। सरकार को यह करना होगा मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर तक, जब तक जितने लोगों को वैक्सीन लेनी हो ले लें। सरकार अपील करे, अपील करने के बाद में कुछ लोग आ जाए कि भाई जिसके पास, जिसने वैक्सीन नहीं ली है वो ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाएगा।
अगर आपको बस से यात्रा करनी है तो आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिल्कुल। अगर आप सरकारी सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो योजनाओं का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर लिया है। अगर इस तरह के अगर कार्य पद्धति से सरकार काम नहीं करेगी तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश को पोलियो मुक्त करने में वैक्सीन आने के बाद भी सरकार को कम से कम 2 दशक लग गए थे, 20 वर्ष लग गए थे। पोलियो के मामले में हमने चांस लिया, किंतु कोविड के मामले में चांस नहीं लिया जा सकता। जो बात आपने कही इफिकेसी की और उनकी एक टाइम पीरियड की बात है, तो आप भी ये जानते हैं कि कोविड का जो वायरस है, कोरोना जो वायरस है, वो बहुरूपिया है, वो अपनी रूप बदलने में माहिर है। आपने एक शरीर को इम्यून कर लिया एक तरह के वायरस से, दूसरे वायरस ने अपना रूप बदल लिया और उसके एक नया स्ट्रेन आ गया, नया म्यूटेशन उसका आ गया। तो कोविड, कल भी मैंने कहा था कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में हमें जीना पड़ेगा। बड़ी बात नहीं है कि आज हम जो वैक्सीन ले रहे हैं साल भर बाद हमें कोई बूस्टर डोज भी लेना पड़े, वो हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु मैं फिर भी आम जनता से यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन प्रभावी है, वैक्सीन अच्छी है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन ही आज की तारीख में एकमात्र कारगर हथियार है। इसलिए जब जिसको जहां मौका मिले, जब जिसका टर्न आए, उसे वैक्सीन लेना चाहिए, अपने परिवार को वैक्सीन दिलानी चाहिए और इसके साथ ही साथ अपने पहचान वाले को, अपने परिजनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। तो अब इसके बाद में एक दूसरा जो मुद्दा है, इसी के चलते अभी हाल ही में आया था, रामदेव जो पतंजलि के जो संस्थापक है रामदेव जी, और जो हमारे डॉक्टर्स जो आज फील्ड में अपना आज के डेट में सोल्जर्स है जिसको बोलते हैं कोरोना सोल्जर्स, तो ये जो सोल्जर्स और रामदेव जी की लड़ाई है, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और क्यों मतलब क्या है ये एक्चुअली? जो बस इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिफर करना चाहूँगा। ये डॉक्टरों की और ये पहली बात तो ये कि 2 पैथियों की लड़ाई नहीं है। ये एलोपैथी और आयुर्वेद का झगड़ा है ही नहीं। एलोपैथी क्या है, आयुर्वेद क्या है, इसके लिए हमें बहुत डॉक्टरों के पास में, विशेषज्ञों के पास जाना नहीं पड़ेगा। आयुर्वेद हम भारतीयों का अपना है और हम भारतीय जानते हैं कि आयुर्वेद को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये आयुर्वेद कहता है कि प्रकृति बैलेंसिंग फैक्टर है, प्रकृति में लेवल फोर्स है। अगर हम प्रकृति के अनुरूप आचरण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में कई तरह की व्याधियां जन्म लेगी और उन व्याधियों का इलाज भी प्रकृति के पास ही है। हम एक छोटे किसी ग्रामीण परिवार में जाएं तो उन्हें भी पता है कि दांत का दर्द होने से लौंग दबा लेनी है, किंतु अगर कट जाए तो स्टिच लगाने के लिए डॉक्टर के पास में जाना है। तो हमें आयुर्वेद की सीमाएं भी पता है, हमें एलोपैथी की सीमाएं भी पता है, हमें आयुर्वेद के फायदे गुणदोष भी पता है, हमें एलोपैथी के गुणदोष भी पता है। एलोपैथी और आयुर्वेद का तो ये झगड़ा है ही नहीं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसको एलोपैथी कहते हैं, एलोपैथी के बगैर गुजारा संभव नहीं है। तीसरी बात, योग को लेकर भी बात उठी कि योग कोई किसी व्यक्ति का 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले शुरू की हुई विद्या नहीं है। ये विद्या हमारी हजारों वर्ष पुरानी विद्या है। मैं तो ये कहूँगा कि प्राग वैदिक पीरियड से चली आ रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको कहते हैं, वहाँ भी कई ऐसी मूर्तियाँ मिली है जो योग मुद्रा में है। बिल्कुल। और वैदिक काल से अगर हम इसकी शुरुआत माने तो योग के संस्थाप हमारे भारत के 6 दर्शन है, भारतीय 6 दर्शन जिसको कहते हैं। सांख्य है, योग है, न्याय है, मीमांसा है, वैशेषिक और वेदांत है। इसमें अगर हायरार्की देखें तो 2 नंबर योग है। और योग दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक महर्षि पतंजलि थे और उनकी किताब जो आज भी योग की सबसे प्रामाणिक किताब मानी जाती है, योग सूत्र है। तो ये योग सूत्र तो 3000 साढ़े 3000 वर्षों पुरानी लिखी गई है। आज अगर कोई ये दावा करे कि योग के झंडे बरदार वो है, योग के पुरोधा वो है, तो ये बात गलत है। योग और आयुर्वेद हम भारतीयों के संस्कारों में बसा हुआ है। हम योग के बारे में जानते हैं और हम आयुर्वेद के बारे में भी जानते हैं और हमें यह भी पता है कि मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसको एलोपैथी कहते हैं, उसके बिना भी गुजारा नहीं है। पर इसके साथ में हमें एक बात और भी पता है कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, शहर और गाँव के स्तर के ऊपर भी ड्रग माफिया ने अपना जाल बिछा लिया है। डॉक्टरों के साथ में मिलकर मरीजों के साथ में वो खिलवाड़ करते हैं, गलत करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में 2 दान सबसे बड़े दान है, आरोग्य दान और विद्या दान।
पर आज की तारीख में ये भी कहा जाता है कि अगर दुनिया में कोई भी व्यवसाय सबसे प्रॉफिटेबल है तो या तो आप हॉस्पिटल खोल लो या स्कूल खोल लो। तो ये एक विसंगति है, ये कंट्राडिक्शन, ये आयरनी है। किंतु इस आयरनी, इस कंट्राडिक्शन का संज्ञान लेने के लिए ये कोविड काल जो चल रहा है ये अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही समय इसके लिए नहीं है, ये गलत समय है। देखिए, आयुर्वेद है, आयुर्वेद का अगर कोई ये कहना चाहे कि 10, 15, 20 सालों में आयुर्वेद का वही पुरोधा है, आयुर्वेद को राष्ट्रवाद से जोड़कर अपने प्रोडक्ट को और को बिक्री करना चाहे, तो आयुर्वेद भी आज का नहीं है। भारत में 100 सालों से, 125 सालों से बैद्यनाथ है, डाबर है, झंडू है, चरक है, इस तरह की कई देसी कंपनियां आयुर्वेद का प्रचार कर रही है। उनका अपना अपना ब्रांड है, उनकी अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। किंतु आप कोविड क्राइसिस को एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाकर अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहें और आप ये बताना चाहें कि आयुर्वेद से ही कोविड का निराकरण हो जाएगा, होता है। जब कोविड होता है तो शुरू में हम भी अपने घरों में कोई काढ़ा लेता है, कोई भाप लेता है, कोई हल्दी का दूध पीता है। किंतु जब बीमारी बढ़ती है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट भी चाहिए, आपको आईसीयू भी चाहिए, आपको वेंटिलेटर भी चाहिए, जो आपको एलोपैथी मुहैया करवा सकती है। तो एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर ये जो झगड़ा खड़ा किया जा रहा है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। जो लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं, पूरे के पूरे कोविड के मैनेजमेंट को जो पटरी से उतारना चाहते हैं, वो उसका अलग फायदा उठाना चाहते हैं। मतलब यहाँ कई फोर्सेस काम करने लग गई। एक तो वो फोर्स है जो आयुर्वेद को राष्ट्रवाद से जोड़कर अपनी दुकानदारी चलाना चाहती है, एक वो फोर्स है जो ये इस पूरे क्राइसिस के बहाने, इस पूरे एक बनाए हुए विवाद के बहाने पूरे के पूरे सरकार के प्रोसेस को अराजकता फैलाकर पटरी से उतार देना चाहती है। इन फोर्सेस से हमें सावधान रहना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आयुर्वेद भारतीयों का प्राण है, पर साथ में हमें ये भी जोड़ना होगा कि आयुर्वेद पर जितना शोध होना चाहिए था उतना शोध हम 100-125 सालों में कहाँ कर पा रहे हैं। पर चौथी बात ये भी है, 3 बातें आपको पता है। चौथी बात ये भी है कि हमारे यहाँ बाकायदा जैसे मेडिकल कॉलेज है, वैसे आयुर्वेद की कॉलेज है। आयुर्वेद की कॉलेज से लोग पढ़कर आते हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे मेडिकल साइंस में MD या MS की डिग्री होती है, उसमें आयुर्वेद में भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होती है। वो लोग बहुत अच्छा काम देश भर में कर रहे हैं। अब कोई 8वीं क्लास फेल या जो बड़ी बड़ी रिसर्च की बात करो, रिसर्च की स्पेलिंग तक नहीं लिख पाए, माने मदारी और उसका जमूरा, अगर ये सोचें कि आयुर्वेद का झंडा उन्होंने इस देश में उठाया है, तो ये बात स्वीकार्य नहीं है। और कोविड काल में जब किसी भी पैथी को लेकर भ्रम खड़ा करना, पहले से भ्रम के बीच में रह रहे, भ्रम के भंवर में फंसे हुए देश में, मैं समझता हूं कि ये एक अपराध है। बिल्कुल। तो हमें इस तरह की विषय जो है हम चर्चा में लाते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है, न केवल हमारे देश के लिए जरूरी है, सारी दुनिया के लिए जरूरी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मेरी कही हुई बात को फिर रिपीट करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि मैं नाम नहीं लूंगा। मदारी और जमूरा दोनों ये सोच लें कि आयुर्वेद उनकी बपोती नहीं है। आयुर्वेद की हमारी हजारों सालों की परंपरा है। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, उन्होंने शोध करके, और आज जो आयुर्वेदिक कॉलेज से बाकायदा डिग्री लेकर पढ़कर जो काम कर रहे हैं, वो इसके ऊपर शोध कर रहे हैं। ये किसी अंगूठा छाप 8वीं क्लास फेल की बपोती नहीं है। अगर वो झंडा बरदार बनना चाहें, हम किसी आयुर्वेदिक संस्थान के पैरोकार है, प्रवक्ता है, नहीं हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रवक्ता है, पर इस लड़ाई के माध्यम से देश में कोविड मैनेजमेंट को, कोविड की क्राइसिस को पटरी पे लाने की सरकार की कोशिशों को बेपटरी अगर किया जाएगा तो यह अस्वीकार्य होगा। इतिहास उनके गुनाहों को कभी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से हम मंथन करते हैं हर रोज एक नए विषय पर। आप देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो देखते रहिए और हम विदा लेते हैं आज के लिए। धन्यवाद।